हाँ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तरह की होती है। ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने ये देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं ना। तो उसमें अपन ने एक चीज बात की थी, तो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं प्रेरणा, 3n। कितने होते हैं, 3n। और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम। भाई जितने एटम होंगे उतने क्या होंगे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो बेटा हमें क्या है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो तीन चीजों में कन्वर्ट होते हैं बेटा। जो एक टोटल होता है बेटा वो तीन पोर्शन में कन्वर्ट होता है। एफ टोटल, वो क्या होते हैं बेटा, एफ ट्रांसलेशनल, एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल प्लस एफ, मतलब हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं तो उसको पहले वो ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट करता है, बची हुई एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, रोटेशन में। फिर भी अगर एनर्जी बच गई तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। आ रही बात में। तो सबसे पहले लिखो बेटा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखे आप टोटल लगा के लिख लेना, उसके बाद हेडिंग लगाना ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये से स्टेट सबका हो गया ना, क्लियर है। चलो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ध्यान से समझो कि हमने किसी को एनर्जी दी तो वो ट्रांस टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशन किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे मोनो एटॉमिक हो, पोलियो कितने हो, मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा, 3, एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन। तो लिखो मैक्सिमम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। इक्वल का साइन लगा कितना लिख दोगे, 3। अब बेटा एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है बेटा हाफ केटी, एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ केटी और एक मोल के लिए हाफ आरटी, हाफ आरटी। ये को क्या लिख दो, आर लिख दो, तो मॉलिक्यूल का किस में हो जाता है, मोल में। तो लिखो 1 डिग्री, अपन डेरिवेशन नहीं करे डायरेक्ट याद लिख रहे ना। लिखो 1 एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 molecule, फॉर 1 molecule इक्वल टू हाफ केटी। कोई दिक्कत है, टोटल 3 होते हैं तो टोटल कितने हो सकते हैं, 3/2 केटी। आपको याद है जब हम गैसीय स्टेट में काइनेटिक एनर्जी पढ़ के आए तो ये थी 3/2 केटी। इसका मतलब हम वहां सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल पढ़ते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन को इग्नोर मारते हैं। आ रही बात समझ, वहां हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन। अब बच्चा कंफ्यूज होता है सिर्फ वहां कुछ यहाँ कुछ, अरे वहां बाकी पूरी केमिस्ट्री में हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल फिजिक्स, सब में ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं, यहीं पे रोटेशनल वाइब्रेशन को ऐड करते हैं। आ रही बात समझ, होती तो वहां पर भी है लेकिन वहां बच्चों के लिए ज्यादा तकलीफ देना है, कष्ट ना मुझे। आ रही बात समझ। नेक्स्ट लिखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट लिखो बेटा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जो हमारी रोटेशनल एनर्जी है, अगर मैं तुम्हें पता है कि किसी चीज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा आर का स्क्वायर। क्या बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और बेटा हाफ एम आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ है, तो आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो अपनी आई है वो क्या होगा बेटा, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस होता क्या है बेटा कि भाई रोटेशन कराना है तो रोटेशन करते समय जो एम आर स्क्वायर है इसमें जो आर लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ। क्या लेते हैं बेटा, ये लेते हैं नहीं लेते कि सर आर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं फॉर लीनियर एटम, किसके लिए बात करूं बेटा, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, एटम तो लीनियर ही होता है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। तो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल,
अब जैसे मेरे पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो अपने पास 3 एक्सिस है, 3 पेन देना बेटा। वो पेन दे दे, पेन से ज्यादा किसने बनाया ये? अरे नहीं रे, मैं क्यों बनाया? ऐसे काम में नहीं करता हूँ। थोड़ा ध्यान से। अब अपना कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, मैंने कहा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या उसका वाई एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर रोटेशन आ जाएगा? जेड एक्सिस के अलावा रोटेट करूंगा तो परपेंडिकुलर रोटेशन आ जाएगा। लेकिन क्या एक्स एक्सिस के अराउंड आएगा क्या उसका परपेंडिकुलर रोटेशन? कि सर उसका एक्स एक्सिस के अराउंड कोई परपेंडिकुलर रोटेशन है, तो क्या एक्स एक्सिस के अराउंड उसका रोटेशन 0 होगा? तो कितने डिग्री ऑफ रोटेशन आएंगे? 2। वाई एक्सिस के अराउंड रखूं तो, जेड एक्सिस के अराउंड रखो तो भी। इसलिए बेटा लीनियर मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ रोटेशन कितने आते हैं? कि सर लीनियर मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ रोटेशन 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2। मैंने कहा ये मॉलिक्यूल लीनियर है, ये तो एक्सिस वाई एक्सिस है। अब अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता, क्या होता बेटा? 2 पेन होते, इधर से पकड़ाना है। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो अगर एक एक्सिस पे होता तो इससे बाहर आता, लीनियर। तो बेटा क्या होगा? इसका हर एक्सिस पे आएगा कि नहीं आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे बेटा? एक्टिव होंगे। तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? एक्टिव। तो बेटा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बेटा? 2। और इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। बोलो कोई दिक्कत है? उतारो, इस पे उतारो बेटा। उतार लिया? तो अब 1 डिग्री ऑफ रोटेशन की वैल्यू यहाँ पर भी हाफ केटी होती है। कितनी होती है बेटा? तो लिखो एनर्जी ऑफ, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ रोटेशन, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ रोटेशन, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ रोटेशन फॉर वन मॉलिक्यूल कितने लिखोगे बेटा? हाफ केटी। नेक्स्ट लिखो बेटा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बेटा मुझे पता है, क्या नाम है, अपने पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3n। तो हमने कहा कि सर अगर हमें लीनियर के लिए मुझे वाइब्रेशनल देखना है, टोटल तो 3n है। अब उसमें से ट्रांसलेशनल कितने ले गया? 3। 3 ट्रांसलेशनल ले गया। और ट्रांसलेशनल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और रोटेशनल लीनियर में कितने होते हैं? 2। तो टोटल 3n थे, 5 तो खत्म। तो बच्चे सारे किसके? टोटल तो 3n है, उसमें से ट्रांसलेशन को कितने मिलेंगे? 3। रोटेशन को कितने मिलेंगे? 2। तो कितने खत्म हो गए? 5। टोटल 3n थे, तो बाकी बचे सारे किसके हैं? वाइब्रेशन के। 3n माइनस है। आगे बात में अगर इसके लिए बात करूं, 3n है टोटल, 3 ट्रांसलेशन ले गया और रोटेशन में कितना ले गया? 3। तो 3n माइनस है, n की वैल्यू रखो, बचा हुआ सारा वाइब्रेशन। बचा हुआ सारा क्या है? वाइब्रेशन। अब जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने ज्यादा काम नहीं आता, अपने 2 ही काम आते हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। वाइब्रेशन को फिर अपनी इग्नोर मारते हुए चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा घंटी बजाने वाले टन 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 रुकता ही नहीं। ये तूने? अच्छा कितना पता है। नेक्स्ट लिखो किन लोगों ने नहीं किए क्वेश्चन? इनको देख रहा, तूने नहीं किया? 1 2 3 और किसने नहीं किए? तुम दोनों ने। तो बस तो मारेंगे, इसमें क्या है? ला भाई होमवर्क नहीं किया?
इधर दे यार, इधर दे भाई, इधर दे। तो नहीं किया, रोई नहीं ना। और किसने नहीं किया? किस संपत्ति में आधा है तो मार तो पूरी ले। ले ले हमने। अच्छा बच गई। चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ है ना। चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा। इसमें लिखो एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनर्जी ऑफ, चेक करके मारेंगे बेटा किसी तरह से। एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल केटी। इसमें बेटा केटी होता है, कितना होता है बेटा? केटी। ठीक है, पर अपने काम में आता तो है नहीं। बता दे हमने नहीं करा। मारेंगे इसको बेटा, दो होशियार को ज्यादा मारते हैं ना बेटा। अब तो जान बातें नहीं। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है बेटा वो किसके इक्वल? बातें नहीं प्लीज बेटा, बातें नहीं। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेशनल। बोलो इन तीनों के सम के इक्वल आएगा। अब मुझे पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एक का हाफ के टी, तीन का 3/2 के टी, 3/2 के टी। मुझे पता है रोटेशनल कितना है बेटा? एक का हाफ के टी। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसको अपन एफ ट्रांसलेशनल लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। एफ ट्रांसलेशनल, क्योंकि फिर बार बार जोड़ना पड़ेगा। एफ ट्रांसलेशनल, इसके लिए क्या आएगा? एफ ए रोटेशनल और एक का हाफ के टी प्लस इसका क्या आएगा? एफ ए वाइब्रेशनल इंटू के टी। तो यहां से मैं कॉमन ले लूं बेटा, तो इसको क्या लिखूंगा? एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ ए क्या बेटा? एक का के टी, तो एक का क्या होता है? के टी। तो क्या आएगा? के टी बाई 2 प्लस एफ वाइब्रेशनल इंटू के टी। अपन क्या करते हैं बेटा? इसे इग्नोर मार देते हैं। इसे क्या मार देते हैं? अगर इग्नोर नहीं माने तो काउंटेबल है। अगर एग्जामिनर कह दे वाइब्रेशनल है तो काउंटेबल है, पर अपन तो इग्नोर मार देते हैं। अपन इग्नोर मार देते हैं तो जो अपनी इंटरनल एनर्जी है वो कितनी आ जाती है बेटा? एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ ए रोटेशनल इंटू के टी डिवाइडेड बाई, और इसको अपन शॉर्ट में से लिख देते हैं एफ के टी डिवाइडेड बाई 2। हमें पता होना चाहिए यहाँ एफ क्या है बेटा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। क्लियर है? और ये एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर मोल के लिए पूछेगा तो F/2 RT। ये किसके लिए? 4 मोल। और N मोल के लिए क्या हो जाएगा? FNRT। F है और 1 मोलिक्यूल। लेकिन ध्यान रहे इसमें हमने क्या कर रखा है बेटा? कि सर आपने वाइब्रेशन को इग्नोर कर रखा है। अगर वो बोल दे वाइब्रेशन काउंटेबल है तो लगाओ वाइब्रेशन। और N मोल के लिए क्या हो जाएगा? FNRT डिवाइडेड बाई 2। हाँ बेटा, ले लिया था सबने? नेक्स्ट देखो ध्यान से।
बंद कर देते हैं, आवाज बहुत हो रही है। ये दोनों नहीं आई, क्या बात है? और एक तेरे दोस्त कहाँ है ये? चलो जी, कल से नया रूल निकालेंगे, जिसके दोस्त नहीं आएंगे उसे भी मारेंगे। तेरे को तो रोज बैठना पड़ेगा फिर। ये सही है, मतलब जैसे अंग्रेज क्या करते थे, इंडिया पे कब्जा करने के लिए क्या नए नए तरीके निकालते थे। जैसे झांसी पे कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि जिसकी औलाद नहीं होगी उसको भी हम कब्जा कर लेंगे, तो नए नए रूल निकालते थे। तो अब हमें मुझे पता होता ना कि पीटने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे हो, कहीं पे धीरे तो हमने एक नया रूल निकाला। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे बोलना गलत बात है। बात ये नहीं, तुम्हें आना है, आना है, मार खानी है। क्या करनी है बेटा? मार खानी है, क्योंकि तुमने क्या बोलते हैं, बगावत की है। अच्छा अच्छा। अब ठीक है, छोड़ो, मजाक था। तुम सीरियस में तलवार वलवार निकाले खड़े हो जाते हो, आ जाओ लड़ो। चलो ठीक है, ओए ओए, बस बस बस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से कि जो अपनी नेक्स्ट में बात करते हैं, देखो अपना जो डेल्टा यू होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जो आपका डी यू है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? एनसीवी dt के। किसके इक्वल होता है बेटा? एनसीवी dt के लिए। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं ध्यान से, ये आपका हमेशा है, तो ये डी यू किसके इक्वल है? एनसीवी dt। अगर मैं इसको क्या करूं बेटा? इफ सीवी इज कांस्टेंट, ए पे इफ सीवी इज कांस्टेंट, सीवी कांस्टेंट है, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं बेटा डी यू से u1 से u2 इक्वल टू एन सीवी डी टी, टी1 से, तो ये तो डी यू का तो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू, u2 माइनस u1, एन सीवी बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, टी2 माइनस टी1। क्लियर है? अगर मान लो इफ सीवी इक्वल टू ए प्लस बी टी, ऐसा आ जाए कि सीवी तो ए प्लस बी टी है, मतलब किसका फंक्शन हुआ? टेम्परेचर का फंक्शन हुआ। अब ये कांस्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एन ए प्लस बी टी डी टी। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका तो डेल्टा यू, इसका क्या आएगा? एन, तो एन ए टी1 से टी2 है, तो क्या हो जाएगा? ए टी प्लस ए बाई टू, और क्या लिख दोगे? टी2 से टी1 रख के क्या कर देंगे? सोल्व। हमें क्या वो बदल सकता है? फंक्शन दे तो, ना दे तो अपने को पता है सीवी कांस्टेंट। क्लियर है? ये बेटा जो हमने पढ़ाई आइडियल गैस के लिए, किसके लिए? और आइडियल गैस के लिए ऑल कंडीशन है, कैसी कंडीशन हो चाहिए? ऑल कंडीशन मतलब ये सीवी तो वैसे आइसो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तभी होता है, लेकिन डी यू इसमें जो इक्वेशन बनते हैं डेरिवेशन से, हमने डेरिवेशन नहीं किया, वो ऐसी बनती है कि आइडियल गैस में एनसीवीडीटी हमेशा होता है, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट कुछ भी है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू हमेशा क्या होता है? एनसीवीडीटी। सीवी की वैल्यू भी सिखाएंगे। ये तो तब है जब सीवी वेरिएबल हो, मतलब आप इस ये वाली चीज हमेशा है, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये हमेशा है, तो इससे ये बना लो और अपना काम तो ये है ना मोस्ट ऑफ टाइम। हाँ, ये भी किसी का डेराइव करके आंसर है, मतलब ये हमेशा है एनसीवीडीटी। मुंह उठा के लिख दो, कहानी खत्म, सोचने की जरूरत नहीं है, मुंह उठा के लिख दो, ये यही आना है एनसीवीडीटी। क्लियर है? आइडियल गैस में से मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो भी एनसीवीडीटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तब भी डीयू एनसीवीडीटी। किसके लिए? आइडियल गैस। लेकिन अगर यही चीज मैं फॉर रियल गैस बात करूं, किसके लिए बात करूं बेटा? फॉर रियल गैस। क्या बेटा? अब हीट अलग बात है, हीट पे गए नहीं अपन। क्लियर है? अभी आया नहीं वो हीट पे, यहां तक क्लियर है? कोई सी कंडीशन हो डेल्टा यू एनसीवीडीटी है आइडियल गैस का। किसका? ये तो वो अलग से मैंने स्पेशल केस बताया, तो बहुत ही कम, यूज ही नहीं होना, मोस्ट ऑफ 99% ये यूज होना है, तो तब है जब सीवी बदल जाए तब भी फॉर्मूला तो ये यूज करना है। लेकिन रियल गैस के लिए ऐसा नहीं है। रियल गैस के लिए जो डेल्टा यू का फॉर्मूला है वो है बेटा एन सीवी डेल्टा टी माइनस ए एन स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/A। ये रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला, अब देखो ध्यान से, अगर फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर ए
अगर प्रोसेस आइसोकोरिक हुई तो V2V1 क्या हो जाएंगे, 0। और डेल्टा यू किसके लिए, एनसीवी डेल्टा टी। मतलब क्या हुआ कि सर, मतलब साफ साफ हुआ कि जो ये एनसीवीडीटी है, ये आइसोकोरिक आइसोबोरिक आइडियल में तो हमेशा है, लेकिन रियल में सिर्फ और सिर्फ है आइसोकोरिक। इसलिए कहीं कहीं बुकों में लिखा रहता है कि सिर्फ आइसोकोरिक के लिए लगा सकते हैं एनसीवीडीटी, बाकी टाइम नहीं लगा सकते। अरे आइडियल के लिए तो हमेशा है, आइडियल के लिए तो हमेशा है, मुंह उठा के लगा दो। रियल के लिए सिर्फ आइसोकोरिक में, क्योंकि रियल की फॉर्मूला क्या है, ये है। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? बोलो कोई दिक्कत किसी को? पक्का? तो अब इसका डेरिवेशन में अपन पढ़े नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड में लास्ट, क्योंकि अजम्पशन पे डेरिवेशन चलता है, तो जो डेरिवेशन अजम्पशन पे चलेगा पीछे होता है, जो ये फॉर्मूला है ये पीछे से आ रहा है। तो अब अजम्पशन में जो चीज चलती है उसे क्या ही मतलब है, छोड़ो, सीधा आंसर याद करेंगे। क्लियर है? छाप लो इसे बेटा। आगे देखो, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जो बेटा अपने को पता है आइडियल गैस की बात करते हैं अपने मोस्ट ऑफ टाइम, तो रियल गैस का तो कभी कभी काम है। फॉर आइडियल गैस अभी अपन पढ़ के आए थे बेटा, डेल्टा यू किसके इक्वल आया था बेटा, जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी F/2 RT फॉर 1 मोल 4 है। और अभी तुम पढ़ के आए हो कि जो डेल्टा यू है वो क्या है बेटा, NCV/dt, और इसको क्या लिख सकते हैं, CV/dt फॉर 1 मोल। दोनों को बराबर कर सकता हूं, तो जो CV/dt है वो किसके इक्वल है बेटा, एक सेकंड सॉरी, यहीं से कर दो ना इसको, मैं ये du होता है, इसको अपन du ले लेते हैं, डेल्टा यू ने du, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, du/dt इक्वल टू CV। और ये डेल्टा यू नहीं था, ये यू था, क्या था बेटा, यू, यही है बेटा भाई, ये तो यू था F/2 RT, du इक्वल टू NCV/dt, तो du इक्वल टू CV/dt, du/dt इक्वल टू CV। तो मतलब क्या, ये तो हमारा CV तो हमें पता है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम। अब मुझे सीवी निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, सीवी। तो मुझे सीवी निकालने के लिए क्या करना होगा सर, कुछ नहीं करना होगा, आपको इस वाली इक्वेशन का क्या करना होगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करें इसका डिफरेंशिएशन बताओ, कि सर इसका टेम्परेचर रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, du/dt क्या आएगा बेटा, F/2, ये हमारा क्या आ गया बेटा, सीवी। तो सीवी क्या हो गया बेटा, इधर लेते हैं, तो सीवी कितना है बेटा, F/2 R। ये कौन सा है कि सर ट्रांसलेशनल रोटेशन नहीं, वाइब्रेशन काउंट है नहीं थे, वाइब्रेशन काउंट होता साइड में एक और फॉर्मूला चलता, FR। क्या चलता बेटा, FR। एफ वाइब्रेशन का भी चलता ना, FRT होता, तो साइड में FR और चलता, पर अपन इग्नोर ही मार रहे, काम ही नहीं आता। तो ये CV आ गया, और CV आ गया तो CP क्या होता है बेटा, CP माइनस CV क्या होता है बेटा, R। तो CP क्या है बेटा, CV प्लस R। तो C क्या हो जाएगा बेटा, F/2 R प्लस R। तो F/2 प्लस 1 इंटू R। ये क्या आ गया बेटा, CP क्या आ गया, CP। और आपको बता CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। तो गामा क्या होता है बेटा, CP अपॉन CV। तो CP कहां पर है बेटा अपना, ये रहा 1 R डिवाइडेड बाई F/2 R। R से R कट गया, F/2 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 2/F। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, F/2 R इससे डिवाइड होगा तो 1, इससे डिवाइड होगा तो 2/F। समझ में आया सबको, R से R कट गया, और ये क्या आ गया, गामा। क्या आ गया, और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है बेटा, और आपको पता है जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा गामा उतना ही कम होगा, गामा उतना ही कम होगा। तो बताओ गामा किसका ज्यादा होगा, हीलियम का ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, हीलियम का ज्यादा, क्योंकि हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। और ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक है, उसके 6 तो मैक्सिमम है। क्लियर है, तो उसका ज्यादा ही होना है वैसे भी। तो क्या ये चीज हमें समझ में आ गई बेटा। अब अपन सीधा गामा निकाल सकते हैं और सीधा सीवी। गामा क्वेश्चन दोनों का एक रेशियो है, दोनों सीपी और सीवी का रेशियो है, जो हम यूज करते हैं कंप्रेसिव आगे चल के।
बाकी कुछ नहीं है। हम एक जगह इक्वेशन में गामा बनता है, रेशियो पीवी गामा, तो उसको एडियाबेटिक कंडीशन में दोनों का रेशियो आ रहा होता है, हम दोनों को गामा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गामा। बोलो कोई दिक्कत है? उतार लो बेटा, नोट डाउन कर लो स्पीडली। बात नहीं बेटा। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब देखो बड़ा ध्यान से कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ट्रांसलेशनल को, फिर रोटेशन को, फिर वाइब्रेशन को। क्योंकि देखो बेटा ट्रांसलेशनल के लिए कम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कम एनर्जी में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है? देखो, और रोटेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? ज्यादा। और वाइब्रेशन के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर मतलब 5000 के अराउंड होना चाहिए। क्लियर है? बहुत ज्यादा। जैसे अपन सिंपल से कहेंगे, अपन ने कहा कि अच्छा निकल बाहर, तो इतना कहते हैं। ये क्या ट्रांसलेशन के लिए इतना ही हो गया? क्या धमका दो निकल जाएगी? लेकिन अपन चाहते हैं घूमते हुए निकले, तो अपने खींच के थप्पड़ भी मारनी पड़ेगी, तो वे कैसे जाएगी बेटा? घूमते हुए। और अपन चाहें ये कांपते हुए जाए, कैसे जाए बेटा? कांपते हुए। जैसे पकड़ के लातों को तुम मारेंगे पीट के, तब ये जब जाएगी तो कांपते हुए जाए, कैसे जाएगी बेटा? तो कोई चीज कांपे मतलब वाइब्रेशन का मतलब क्या? कांपना। तो कोई चीज मतलब मॉलिक्यूल कांपेगा कब? जब एनर्जी क्या होगी बेटा? बहुत है ज्यादा। रोटेशन के लिए और कम, थोड़ी वाइब्रेशन से कम, और ट्रांसलेशन के सबसे कम। तो जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबसे पहले किसको देंगे बेटा? ट्रांसलेशन को, फिर किसको देंगे? रोटेशन को, फिर किसको देंगे? वाइब्रेशन को। तो मोनोएटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं बेटा? टोटल कितने होंगे बेटा? 3, क्योंकि 3n होता है अपना फॉर्मूला। और मोनोएटॉमिक में कितना होता है बेटा? ये एटम कितने? एक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। बोलो कोई दिक्कत है? और तीनों के तीनों किसको मिल जाएंगे बेटा? ट्रांसलेशन को। रोटेशन और वाइब्रेशन तो है ही नहीं, तो इसके लिए सीवी कितना आएगा बेटा? 3/2r, क्योंकि f/2r होता है अपना फॉर्मूला। अगर सीवी f/2r है तो हमें पता है सीपी क्या होता है? सीवी प्लस 5/2, और गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस ए 2, 2/f। कितना है? f कितना है बेटा अपना? 3। तो कितना हो गया बेटा? 5/3। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ये किसके लिए हो गया? मोनोएटॉमिक के लिए। किसके लिए हो गया? मोनोएटॉमिक के लिए। फॉर डाई एटॉमिक हमारे पास टोटल कितने हैं बेटा? 6। लेकिन हमें तो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटम हमेशा कैसे जुड़ते हैं बेटा? लीनियर। हमेशा कैसे जुड़ते हैं? लीनियर। और अगर लीनियर जुड़ते हैं तो एफ टोटल कितने आएंगे बेटा? एफ ट्रांसलेशनल 3, और रोटेशनल कितने? क्योंकि लीनियर है तो टोटल अपने एक तो कितने? 5। वाइब्रेशन एक बचा, उसको गिनो। तो अपना सीवी क्या आएगा बेटा? 5/2r। सीपी कितना आएगा बेटा? 7/2r, क्योंकि सीवी क्या? सीपी क्या? सीवी प्लस आर। और गामा क्या हो जाएगा? 1 + 2/5, तो क्या आ जाएगा? 7/5। ये किसके लिए हो गया बेटा? डाई एटॉमिक्स के लिए। किसके लिए हो गया बेटा? डाई एटॉमिक्स के लिए। अगर मैं ट्राई एटॉमिक्स ले देखूं, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, किसके लिए बेटा? ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस दो तरह की होती है बेटा। एक होती है लीनियर, क्या होता है बेटा? और एक क्या होता है बेटा? नॉन लीनियर। तो लीनियर के अंदर हमें ट्राई एटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? एफ टोटल कितने होते हैं बेटा? 9। टोटल तो कितने हैं? 9। लेकिन लीनियर में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन कितना आएगा बेटा? 5। कितना आएगा? 5। तो सीवी कितना आ जाएगा? 5/2r। सीपी कितना आएगा? 7/2r। और गामा कितना आ जाएगा? 7/5। लेकिन ये चीज मैं नॉन लीनियर के लिए करूं। किसके लिए करूं बेटा? नॉन लीनियर के लिए करूं। मरो माता जी, ले, मैं कोई बच्चों को पीटता थोड़ी हूँ। एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल कितने होंगे बेटा? नॉन लीनियर के लिए कितने होंगे बेटा? बोलो 6। तो सीवी कितना आएगा? 3r। सीपी कितना आएगा? 4r। और गामा कितना आएगा बेटा? 4/3। आगे समझ में? अब बेटा देखो, नॉन ट्राई एटॉमिक के बाद में अगर कोई पॉली एटॉमिक भी बोलूंगा तो उसके लिए डाटा ये रहने वाला है। क्यों?
क्योंकि हम वाइब्रेशन तो काउंट ही नहीं कर रहे। वाइब्रेशन तो काउंट है कर रहे। अब मान लो आपके पास एक गैस है, बाकी सब वाइब्रेशन में जाएंगे। अगर वाइब्रेशन में जाते, वाइब्रेशन काउंट करते तो इनका भी अलग आता, लेकिन वाइब्रेशन तो हम काउंट करते ही नहीं है। तो मैंने कहा गैस है जो टेट्राएटॉमिक है, तो उसका भी लीनियर ऐसा आएगा, नॉन लीनियर ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके भी मैक्सिमम ट्रांसलेशनल रोटेशन तो चाहिए होने। किसी भी गैस के ट्रांसलेशनल रोटेशन नॉन लीनियर के 6 ज्यादा नहीं हो सकते और लीनियर के 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जैसे इसका सेम हो गया था लीनियर उसका। तो अब कैसी गैस हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है, हमें 4 डाटा याद हो गए तो अभी काम चला लेंगे, क्योंकि हम वाइब्रेशन तो काउंट कर ही नहीं रहे। आगे समझ में? अच्छा बोलना। चलो बेटा बातें नहीं लिखो। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले लिखो, पहले पॉइंट बना के लिखो, दीज लॉ आर वैलिड ओनली फॉर ओपन सिस्टम, सॉरी नॉट वैलिड फॉर ओपन सिस्टम, दीज लॉ आर नॉट वैलिड फॉर ओपन सिस्टम, these law are not valid for a open system. open system के लिए वैलिड नहीं है, मतलब क्लोज और आइसोलेटेड पर ही वैलिड है, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला लॉ है बेटा जीरोथ लॉ। बेटा जीरोथ लॉ क्या है, ध्यान से। ये क्या कहता है कि अगर एक ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसमें बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इनका टेम्परेचर क्या है बेटा? सेम। बी और सी भी क्या है बेटा? ये दोनों भी क्या है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो 100% गारंटी है कि ए और सी भी क्या होंगे? के लिए हम बगावत करेंगे, ये नहीं हो सकता, हम क्लियर है? कितना अच्छा लो है, देखो यही लो है जो प्रूफ होने वाला है, बाकी सब कहने की बातें हैं। ये देखी दिखाई बात है, सच्चाई है तो क्या सर, ये सच है। ए प्लस ऐसे लो होने चाहिए सारे सारे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये वो लो है जो एकदम परफेक्टली आपका देखा देखा है लो है, इसमें गलती नहीं हो सकती। हम आप दिखा दो। अच्छा, पूरा पानी भर खिलाती है तुम, ताकि कोई लड़ाई करे, कोई पानी पिए तो उसके मुंह पे गिरे। चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्लॉट। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो लिखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, दिस लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब मुझे पता है कि बेटा इनिशियल, जो आपकी इनिशियल टोटल एनर्जी है बेटा, ध्यान से, वो किसके इक्वल होगा बेटा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा री, इनिशियल टोटल एनर्जी किसके इक्वल है बेटा? टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया, हमारे सिस्टम ने क्यू हीट एब्जॉर्ब की, डब्ल्यू काम किया, तो जो टोटल एनर्जी होगी फाइनल, वो क्या होगी बेटा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू प्लस ए डब्ल्यू, जो माइनस आ जाएगा, वर्क माइनस आएगा, वो माइनस में आ जाएगा, साइन अपने आप कट जाएगा। मतलब होना तो टोटल यही है। क्या आपने, हो सकता है हीट वेव एब्जॉर्ब की काम भी किसी और ने कर दिया होगा, सब जुड़ गए होंगे, तो जो भी यही होना है। और मुझे बता, जो फाइनल इंटरनल टोटल एनर्जी, वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी।
क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हम टोटल मानते हैं, तो उसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यू इनिशियल को उधर भेज दूं तो क्या आएगा, यू फाइनल माइनस ए, तो डेल्टा यू इक्वल टू, अब डेल्टा यू है बेटा, वो क्या है बेटा, हम यहाँ पे ध्यान रहे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी नहीं निकालते। चेंज क्या हुआ, अब देखो बेटा जो डेल्टा यू है वो एक स्टेट फंक्शन है, जबकि क्यू और डब्ल्यू दोनों पाथ फंक्शन है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये जरूरी नहीं कि पाथ फंक्शन का ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी हो, ये दोनों पाथ फंक्शन और ये क्या है, स्टेट फंक्शन, दोनों अलग अलग फिनोमेना है। क्लियर है, तो डेल्टा यू हमेशा स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करता है, एक इनिशियल से फाइनल से, पाथ पे नहीं, जबकि क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, क्या है बेटा, पाथ फंक्शन है। अब देखो बेटा क्या होता है कि इस फॉर्मूले को जब अपन यूज करते हैं ना, तो फॉर्मूला बहुत हार्ड नहीं है। हाँ तो यू को तो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि डेल्टा यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो डेल्टा यू ने नहीं किया ना पाथ पे डिपेंड, तो एक बात था, डेल्टा यू को फर्क पड़ता है क्या पाथ से, तो एक तरह से बड़ा, एक मिनट रुक, वर्क डन को कैसे नहीं पड़ता, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के वर्क डन पड़ेंगे, सेम आएगा क्या, नहीं, डेल्टा यू का फॉर्मूला तो एनसीवीडीटी है, अभी पढ़ेंगे, डेल्टा यू क्या है बेटा, हमेशा एनसीवीडीटी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, इसे उतारो। अब इस फॉर्मूले को यूज करते समय हमें साइन यूज करने होते हैं, तो देखो साइन में भी पंगे, अगर आप डाटा यूज करते हो, फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे क्यू का फॉर्मूला है एमएस डेल्टा टी, तो अगर आप एमएस डेल्टा टी यूज करते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है वही लेना है, लेकिन क्वेश्चन मतलब क्यू को जो फॉर्मूला दे रहा है एमएस डेल्टा टी है, उसमें जो डेल्टा टी रखा, जो क्यू का साइन है -5, तो -5 +5 तो +5, लेकिन क्वेश्चन में डाटा ही गिवन है सीधा कि एनर्जी हीट 100 जूल है, तो तुझे साइन यूज करने पड़ेंगे, क्या यूज करने हैं, साइन, वर्क का डाटा दे, फॉर्मूले से नहीं, फॉर्मूला आगे सीखेंगे, डाटा देख 200 जूल वर्क हुआ, तो तुझे साइन यूज करना है, क्या यूज करना है, साइन, तो लिखो, बता रहा हूँ ना, लिख लिया इसे, चले, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, साइन कैसे यूज करें बेटा, ठीक है, तो जो साइन वाले में सिंपल सी कहानी है कि हमें एक सिंपल सी कहानी है कि अपने सिस्टम से देखना होता है, हमें किससे देखना होता है बेटा, सिस्टम से, ये हमारे पास सिस्टम है, क्या है बेटा, सिस्टम। अगर देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर अपने को सिंपल सी कहानी है कि कोई छोड़ गया, तो उसे क्या करते हैं अपन, बुराइयां, क्या करते हैं, बुराइयां, और कोई मिल जाए उसकी अच्छाई है, कि वो गया कि खत्म था, मिल गया कि बहुत अच्छा है। क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी है कि अगर अपने पास सिस्टम है और अपने सिस्टम ने बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को एनर्जी क्या मिल रही है, मिल रही है, और मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक पॉजिटिव, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, बोलो कोई दिक्कत है, आई बात में, अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी, एक्सोथर्मिक, और जो छोड़ गया वो उसकी बुराइयां, तो एक्सोथर्मिक क्या होगा बेटा, नेगेटिव, तो ये किसके लिए हो गया बेटा, हीट के लिए, किसके लिए हो गया, हीट, तो अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो पॉजिटिव, और रिलीज हुई तो नेगेटिव, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का याद रहेगा ही। नेक्स्ट वन देखो ध्यान से, वर्क के लिए बात करें, किसके लिए बात करें बेटा, वर्क के लिए। अब देखो सिंपल सी कहानी है कि तुमसे कोई काम करवाए तो तुम बुराइयां करते हो उसकी, कि चल खत्म आदमी काम करवाता ये वो, और कोई तुम्हारे लिए काम करे तो क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कोई है ही नहीं भाई, सिंपल सी कहानी, तो तुम्हारे लिए काम करे तुम उसकी तारीफ करोगे, तुमसे मम्मी काम कराएगा, मम्मी बहुत खत्म, मम्मी तुम्हारे लिए काम करेगी, मम्मी बहुत अच्छी। क्लियर है, तो डिपेंडेंट है कि आपके लिए कौन काम करता है, आप उसी बेस पे डिपेंड करते हो ना, कि आपसे कोई काम करवाए तो आप, मैंने कहा होमवर्क करके आना, कल मारूंगा कि बहुत मास्टर खत्म है, मैंने कहा होमवर्क मत करके आना कि बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं वो तो तुम्हारी पर्सनल व्यू है। तो ये चीज सबको क्लियर हो बेटा, तो अगर अपन बात करें कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द सिस्टम मतलब काम कौन कर रहा है बेटा, सिस्टम,
और सिस्टम से काम कराया तो नेगेटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पे काम हो रहा है बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जब मैंने एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा है बेटा, पॉजिटिव। आप ध्यान से कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो सिस्टम काम कब करेगा बेटा, जब एक्सपेंशन होगा, तभी तो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का कौन देगा, सिस्टम। तो एक्सपेंशन का वर्क कैसा होगा बेटा, ये आगे से बस ध्यान रख, सेट हो गया अपने दिमाग में कि एक्सपेंशन का वर्क सारे क्या है, नेगेटिव। और कंप्रेशन का वर्क क्या होगा बेटा, क्योंकि कंप्रेशन सिस्टम थोड़ी करेगा, बाहर से कोई दबाएगा पिस्टन को, तो कंप्रेशन कोई बाहर से करवाएगा, तो पिस्टन को दबाएगा भाई, अपने पास जो पिस्टन है उसको कोई बाहर से कंप्रेस करेगा, बाहर से दबाएगा तभी तो कंप्रेस होगी। तो बाहर से दबाएगा मतलब काम वो कौन कर रहा है, सिस्टम तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव। और अगर पिस्टन ऊपर उठाई जा रही है, मतलब कौन कर रहा है, सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा बेटा, नेगेटिव। क्या याद रह जाएगा ये कि एक्सपेंशन वर्क हमेशा नेगेटिव, एक्सपेंशन वर्क हमेशा, और कंप्रेशन वर्क हमेशा पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का क्लियर हो गया दिमाग में। और बेटा सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये तो तुम्हें वैसे याद हो गया, हमारे लिए काम किया तो पॉजिटिव, हमसे करवाया तो नेगेटिव, हमें मिला तो पॉजिटिव, हमसे लिया तो नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है, छापो से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नहीं है, नेक्स्ट लिखो बेटा। क्या लिख लिया अपन ने, हाँ, तो क्वेश्चन लिखो, ए सिस्टम, a system absorb 200 joule, a system absorb 200 joule heat and work done by the system is 100 joule. Find out change in internal energy. जो बेटा सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो प्लस कितनी आएगी बेटा, प्लस 200 जूल। और वर्क डन क्या हुआ बेटा, बाय द सिस्टम, वर्क डन है बाय द सिस्टम, तो कितना आएगा बेटा, माइनस 100 जूल। तो डेल्टा यू क्या आएगा बेटा, 200 माइनस 100 कितना आया बेटा, 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मैंने कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है बेटा आपकी 400 कैलोरी, कितनी है बेटा, 100 कैलोरी। और आपका Q है वो है बेटा 200 जूल, Q कितना है, 200 जूल। एक सेकंड, 200 की जगह अपन कर देते हैं 300 जूल, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो, वर्क डन, पहले तो क्या निकालना है, वर्क डन, और फिर निकालना है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आपको बताना है एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। प्लस 300 जूल, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, कैलोरी में, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तेरह सौ अस्सी। देख आर की वैल्यू है 8.314 जूल में, और आर की वैल्यू है 2 कैलोरी में। अब देख ले कौन कितना है, एक कैलोरी किसके इक्वल है, 4 जूल के इक्वल होगी ना, तभी तो ऊपर वाला इक्वेशन आएगा। तो एक कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल। एक कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 4 मान के 1600, तो अराउंड 1600 जूल आएगा।
तो डेल्टा यू 1600 है तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्क कितना आ जाएगा 1300 जूल, और 1300 जूल आएगा। तो अब मुझे बताओ वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन। तो जब इस तरह से कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी वाले में फंसाएगा और तो कुछ कर ही नहीं सकता वो। क्लियर है। हीट एब्जॉर्ब, जैसे अब डेल्टा यू दे देता, वर्क दे देता, पूछता बताओ हीट क्या होगी, तो हीट पॉजिटिव आए तो एब्जॉर्ब बोल देना, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और नेगेटिव आए तो क्या कर देना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कर लोगे आराम से इनमें। नेक्स्ट स्टडी लगाओ बेटा। हाँ बेटा, अभी मॉड्यूल लाइक हुए नहीं हो ना। है, उनमें जो दिया उनमें है, डायनेमिक्स भी दोनों दिए, मैं देख लेना एक बार। तो हेडिंग लगाना बेटा, वर्क डन। वर्क जो बेटा वर्क डन क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी एक्स होता है। अगर मैं इसको एफ अपॉन ए इंटू मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है बेटा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई दिक्कत है क्या। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा, डीवी, डीएक्स से मल्टीप्लाई करो तो डीवी। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन। क्या आ गया, वर्क डन। लेकिन अपन ने क्या कर रखा है, फिजिक्स से उल्टे साइन मान रखे हैं। क्या मान रखे हैं, उल्टे। जो हमारा साइन नोटेशन था, हमने वर्क को क्या मान रखा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या मान रखा है बेटा, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये फॉर्मूले से भी वही डाटा आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसलिए हम क्या कर रखे हैं, इस फॉर्मूले में माइनस का साइन असाइन कर रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसको लगाने से क्या है कि आपको साइन नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले से जो साइन आया वो करेक्ट है, वो क्या है, करेक्ट है। इंजन ने काम किया। अपना सिस्टम केमिस्ट्री में क्या होता है, इंटरनल होता है, हम काम करके बाहर सप्लाई करते हैं, और फिजिक्स में उसी सप्लाई से क्या किया जाता है, काम किया जाता है। क्लियर। अब देखो, अगर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में वर्क दिया था, जो वर्क आया तो हमने कहा 200 जूल वर्क किया, तो किया तो आपने क्या किया, पॉजिटिव, और अगर सिस्टम करता तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव, और सिस्टम पे होता तो पॉजिटिव। लेकिन अब इस फॉर्मूले से अगर आंसर नेगेटिव आया तो नेगेटिव, कुछ साइन यूज करने की जरूरत है, सीधा ले जाकर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू में सीधा फॉर्मूला रख देना, सीधा क्या रख देना, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास फॉर्मूला, ये हमेशा वैलिड है, कोई सी प्रोसेस हो कुछ भी हो। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने इसके डेरिवेशन निकाल लिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, जो बेटा फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, ध्यान समझो। जो फ्री एक्सपेंशन क्या है बेटा, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, कोई बाहर से प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो पी एक्सटर्नल कितना है, जीरो, और पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। बोलो कोई दिक्कत है। सेकंड थिंग है बेटा अपने पास में, कोई सही नहीं, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक वैक्यूम में छोड़ दे, कहां छोड़ दे, वैक्यूम में, को छोड़ते थोड़ी है। वैक्यूम में बाहर कोई प्रेशर नहीं है ना, मैंने गैस को ऊपर से खुला छोड़ दिया, ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, खुली जाएगी गैस बाहर। क्लियर है। नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास में आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी है बेटा, तो डीवी कितना होगा बेटा, जीरो, और डीवी जीरो तो वर्क डन है जीरो, वर्क डन क्या आएगा, जीरो। और मुझे पता है बेटा डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस ए डब्ल्यू, तो डेल्टा यू किसके इक्वल है बेटा, क्यू के, और डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी। इसलिए अपन इंटरनल एनर्जी को इसको क्या बोलते हैं बेटा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट हीट एट कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है ना, तो हीट सारी सारी किसके इक्वल होती है, वर्क के, सॉरी इंटरनल एनर्जी के। जितनी हीट आएगी वो सारी सारी वर्क के इक्वल होगी। अब देखो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है,
हमने पढ़ा था Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मैं इसको T2 माइनस T1 लिख दूं। और हमने डेल्टा यू पढ़ा था बेटा NCV T2 माइनस ए T1। अगर मेरी प्रोसेस आइसोथर्मल हुई तो क्या मेरा डेल्टा यू जीरो होगा? क्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? क्यू भी क्या होगा? जीरो। लेकिन मैं तुम्हें कहूं दोनों में से एक ही जीरो होगा। क्यों? आइसोथर्मल में हीट नहीं होगी। T2 माइनस T1 है हीट भी। सॉरी मैंने आइसोथर्मल बोला है, जस्ट ये कुछ बोला नहीं है। इसको भूल जाए, इसको बता पहले तो। डेल्टा यू का फॉर्मूला तो ये हमेशा है। तो हम बात आइडियल गैस कर रहे हैं, हमेशा है उसका फॉर्मूला ये। तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो है, क्यू भी जीरो होना चाहिए, लेकिन दोनों जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। तो फॉर्मूला तो ये है, तो फॉर्मूला तो यूज होना चाहिए ना, फॉर्मूले पे है ना अपनी। देखो डिफरेंस देखो क्या है, ये जो T2 माइनस T1 है ना, ये क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ दो सिस्टम के टेम्परेचर है। क्लियर है? और जबकि हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग में होती है। किसमें होती है? सिस्टम और सराउंडिंग में। और यहां पे जो T2 T1 है ना, ये क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एक सराउंडिंग का और एक सिस्टम का है। जबकि इंटरनल एनर्जी में दोनों टेम्परेचर किसके हैं बेटा? सिस्टम के। दोनों किसके हैं? सिस्टम के। अब मैंने कहा आइसोथर्मल है, तो सिस्टम आइसोथर्मल है। सिस्टम ही तो होता है आइसोथर्मल सिस्टम। तो आइसोथर्मल सिस्टम हुआ तो सिस्टम के दो टेम्परेचर सेम है, तो मतलब सिस्टम का इनिशियल और सिस्टम का फाइनल है सेम, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। तो मैंने लिखा फॉर आइसोथर्मल। तो जैसे मैंने आइसोथर्मल लिखा, डेल्टा यू तो पक्का जीरो है। अब क्यू का मैं कह नहीं सकता, इसको सिचुएशन बनी तो बात अलग है, मतलब और कोई कंडीशन लगाई तो। मतलब एक सिस्टम के दो अलग अलग टेम्परेचर है, इनिशियल और फाइनल। आइसोथर्मल रहा तो उस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल सेम रहना है, तो डेल्टा यू तो जीरो आना है। लेकिन क्यू तो नहीं है। क्यू तो क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस है। मतलब ये जो T1 और T2 है, T1 कमरे का, T2 बाहर का। जबकि यहाँ T1 T2 क्या है बेटा? कमरे के दो टेम्परेचर, कमरे के ही। अब मैंने कहा कमरा आइसोथर्मल है, तो कमरा के तो डेल्टा यू जीरो, लेकिन हीट जीरो नहीं होगी। क्यों? हीट तो सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस है। फिर आपको सर कमरा तो आइसोथर्मल है ना, होने दो। कमरे में आपने एसी चला के 20 डिग्री कर रखा है, बाहर गर्मी पड़ रही है, तो वहां बाहर 50 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, तो क्या बाहर से अंदर हीट आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। लेकिन एसी उस हीट को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज। जब यहाँ पे निकल रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे यूज करना डेल्टा टी सराउंडिंग। हाँ वही बताया था, सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस है। बेटा 2 डिग्री बढ़ाई तो 2 डिग्री का डिफरेंस बढ़ाने के लिए बाहर से हीट तो ली ना। तो वहां पे T2 और T1 क्या मैंने 2 डिग्री कब बढ़ेगा? जब वहां से यहाँ टेम्परेचर आएगा, तो वो 2 डिग्री का डिफरेंस ही तो बढ़ाया ना। तो डिफरेंस किसमें? सिस्टम और सराउंडिंग में। तो उसमें भी वही कहानी। तो डेल लिखता सेम सा ही तो है, वहां भी यूज समझाया नहीं था ना, क्योंकि यूज समझाते कैसे? दो तीनों कंपेयर होगा तभी तो यूज समझ में आएगा ना। यहाँ यूज को डिफरेंस समझो ना क्या है, कि यहाँ T1 T2 टेम्पर किसका डिफरेंस है? सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस। कि सिस्टम और सराउंडिंग में 2 डिग्री का क्या करना है? चेंज करना है, तो उसके लिए हीट लाओ। उसके लिए क्या लाओ? हीट लाओ। तो यहाँ जो T1 और T2 को क्या है बेटा? बाहर का अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग का। अब मैंने कहा कमरे का 20 डिग्री है, बाहर 50 डिग्री है, तो क्या बाहर से अंदर हीट आ नहीं रही? क्या आपको सिर्फ ऐसे चला रखी है हमने, तो यहाँ 20 डिग्री बना हुआ है, तो ये तो आइसोथर्मल बना हुआ है। हीट आती जा रही है, न्यूट्रल होती जा रही है, आती जा रही है, मतलब हीट चल रही थी, हीट चल रही थी। आपने कमरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया, एसी चला के। एसी बंद करो, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? इसका मतलब हीट आ रही थी, हीट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट जीरो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या जीरो होगी बेटा? डेल्टा यू। अब दिमाग बच्चों की गलती क्या हो जाती है बेटा?
उसके दिमाग में गलती ये आती है कि सर आइसोथर्मल जैसे सिस्टम आता है दोनों को जीरो कर देता है, दोनों को क्या कर देता है, जीरो। कहता है डेल्टा यू तो है क्यू एम एस डेल्टा टी, वो भी जीरो हो रहे, ये भी जीरो, दोनों जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। कौन जीरो है, एक ही। आ रही बात समझ? हाँ, अगर उसने कहा आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में मुझे पता है कि यहाँ वर्क डन तो हो ही नहीं रहा, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब हीट और वर्क क्या हो गए, सेम। हीट और वर्क क्या हो गए, सेम। अब अगर हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब हीट भी नहीं आ रही अंदर, अंदर हीट भी नहीं आ रही, क्योंकि अब दोनों बराबर है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। अब मैं कहता हूं ये जीरो है, ये कब जीरो हो सकता है, जब बाहर से हीट ना आ रही हो। बाहर से क्या नहीं आ रही हो बेटा, हीट, और बाहर से हीट नहीं आ रही, इसका मतलब क्यू भी क्या हो गया, जीरो। तो इसको आइसोथर्मल से इक्विवेलेंट है, आइसोथर्मल से क्यू को जीरो नहीं किया मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल दोनों कंडीशन लगाई, तब जाके हीट का क्या हुआ बेटा, जीरो। क्यों, हीट आ नहीं रही थी, हीट आ नहीं रही। आ रही बात समझ? तो ऐसे लिख दे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप सीधा बोलोगे डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू। लेकिन डी यू के और बातें बता, फिर बताऊंगा, और बातें बता फिर बताऊंगा भाई। और जैसे उसने कहा कि एक आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक में आपने कहा वर्क जीरो, फिर कहा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, और आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा यू जीरो तो क्यू भी जीरो। आ रही बात में? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर है डिफरेंस, और ये क्या है बेटा, दो टेम्परेचर का डिफरेंस। किसका है बेटा, दो टेम्परेचर का डिफरेंस। आ रही बात में? उतारो से आइसोकोरिक, अगर बेटा कोई प्रोसेस आइसोकोरिक हुआ तो डीबी क्या होगा, जीरो, और डीबी जीरो तो वर्क है जीरो। फ्लोट क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो कहता है डब्ल्यू जीरो, और डब्ल्यू जीरो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बी, और क्यू बी डेल्टा यू किसके इक्वल है, एनसीवीडीटी के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया बेटा, हीट के। हाँ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो बोला डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, हीट के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसका मतलब मैं इंटरनल एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी बेटा, हीट के। तो हमने इसको क्यू भी लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यू भी। क्यू भी मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और हीट क्या है, सेम, क्योंकि वर्क तो है ही नहीं। वर्क तो मतलब जितनी हीट आती है वो सारी क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। वो खान छोड़, ये तुझे इतना समझ में आया और ये अलग से समझ में आया, दोनों को भी मिक्स मत कर, बाद में देख लेंगे। क्लियर है? हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होगा, जीरो। डेल्टा वी को जीरो करके पीवी वर्क डन नहीं कर सकते, दूसरे वर्क डन कर सकते हैं। और अपने यहाँ पे पीवी वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं कर सकते, वॉल्यूम को चेंज करके वर्क डन तो नहीं कर सकते, वॉल्यूम को बिना चेंज नहीं, पीवी वर्क डन नहीं कर सकते, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर सकते हो, कूलिंग, कूलिंग हीटिंग नहीं, ये वाले कोई वर्क डन थोड़ी होते हैं। जैसे आप किसी को इलेक्ट्रिकल वीआईटी, उसमें कोई वॉल्यूम वॉल्यूम का पंगा नहीं है ना, वोल्टेज इनटू करंट वाला, तो वो वाले तो और भी तो वर्क डन होते हैं, एक तरह का वर्क डन थोड़ी है, ग्रेविटेशनल वर्क डन और वर्क डन। हम हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम में लेते हैं, पिस्टन को ऊपर नीचे करने का काम, अपना काम क्या है, पिस्टन को, और पिस्टन को प्रेशर वॉल्यूम से मतलब है, किससे मतलब है, प्रेशर वॉल्यूम से। क्लियर है? आइसोकोरिक कूलिंग और आइसोकोरिक हीटिंग वो आगे बात करेंगे अभी। क्लियर है? आइसोकोरिक हीटिंग कुछ नहीं, आइसोकोरिक का वो तो प्रोसेस है, क्या है बेटा, प्रोसेस का नाम है, उसमें वर्क डन का उससे क्या लेना देना हुआ, आइसोकोरिक वर्ड आ गया मतलब वर्क डन नहीं है, आइसोकोरिक आ गया मतलब वर्क डन है नहीं है। हाँ, अब उसके बाद अगर आपका हीट आ रही है तो इंटरनल एनर्जी बदल रही होगी, कुछ और बदल रहा होगा, वर्क डन नहीं है। अगर कोई आइसोकोरिक को नाम आ गया तो अपने लिए प्रेशर वॉल्यूम में वर्क डन है नहीं है। उसके बाद अगर आप जितना एनर्जी हीट लेते हो वो सारी सारी इंटरनल एनर्जी में आती है, और इंटरनल एनर्जी बदलेगी तो टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो हीट वीट हो जाएगा। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो कहानी को वापस से अपने फैलाते हैं कि ये अपना वर्क है, एक्सपेंशन वर्क भी जीरो, आइसोकोरिक वर्क है जीरो। जब आइसोकोरिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन जीरो है, तो वर्क जीरो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल है, क्यूवी के, किसके इक्वल है, क्यू के। और इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोल देते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अच्छा हीट एट कांस्टेंट मतलब डेल्टा यू मतलब एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी।
आई बात में, ये ms डेल्टा टी है, ये अलग चीज है, क्योंकि हमें ms की वैल्यू कई बार गिवन नहीं होती, ऐसे पूछता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब आप लगाते हो ms डेल्टा टी, ना m देता ना s देता, लेकिन हमें पता हो तो इसके बराबर है, इससे निकाल दो। इस कंडीशन में इसके बराबर हमेशा इसके बराबर है नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस में ही बराबर है। आगे बात समझ में, इसे छाप लिया। चलो जी नेक्स्ट लिखो। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें सबसे पहले लिखो बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझो कि एक प्रोसेस जो क्या है रिवर्सिबल है, कैसी है बेटा रिवर्सिबल। तो हमें पता है कोई सी प्रेशर हो, हमें तो वर्क डन का पता है माइनस पी एक्सटर्नल है डॉट डीवी, लेकिन बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की खासियत क्या होती है बता भाई, इसी का रिवर्सिबल कल पढ़ाया था, रिवर्सिबल पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, पी इंटरनल के बराबर बना होता है, पी इंटरनल क्या होता है बेटा गैस का प्रेशर, तो मुझे पता है पी एक्सटर्नल तो वेरिएबल है, तो मैं कांस्टेंट रह के बाहर तो नहीं निकाल सकता इसे, और ये किसके इक्वल है पी गैस के इक्वल है, और पी गैस किसके इक्वल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा माइनस एनआरटी अपॉन ए वी डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो वर्क डन माइनस एनआरटी कॉमन आ जाएगा बेटा, सॉरी सॉरी ये गलती से लिख दिया, एनआरटी कॉमन ले लिया माइनस एनआरटी, और वन अपॉन वी का क्या होता है एल एन वी, तो क्या हो जाएगा एल एन वी फाइनल माइनस ए, तो वर्क डन क्या आ गया बेटा माइनस 2.303 एनआरटी वी फाइनल अपॉन ए, क्या चीज समझ में आई बेटा, पक्का कोई दिक्कत है किसी को इसमें, ऐसा ही कुछ केमिकल काइनेटिक्स में भी होता है, केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला होता है, हाँ वो होता है ना एम एम अपॉन ए माइनस एक्स 2.33 log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब देखो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल है, वी फाइनल तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इक्वल टू पी इनिशियल अपॉन ए पी फाइनल, हम इसमें पुट कर देंगे तो नया फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी इनिशियल अपॉन ए, आपने भाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर, अपने को पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अगर हमें P1 P2 का रेशियो दिया है तो रख दो, इनवर्स करके रख दो यहाँ पे। चलो इसे उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्पीड उतारो। आगे चलें, चलें क्वेश्चन करेंगे, ए वर्सेस 1 अपॉन वी में ग्राफ बना हुआ है बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये 2 है, ये 11 अपॉन 1.2 है,
ये 1/1.6 लीटर लीटर। बोल क्या रहे हो? एक बात, बच्चों को पढ़ाना सही में खतरनाक। रहने दे, तो इस साल भी नीट नहीं दे सकती, अगले साल देगी, कहाँ से बड़ी होगी। ये लिख लिया, पहले ग्राफ तो बना लो। बना लिया तो लिखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क कोमा डेल्टा यू कोमा डेल्टा एच कोमा क्यू। तो डेल्टा एच निकाल देना, वर्क डेल्टा यू और क्यू, डेल्टा एच तो पढ़ाए ना, वर्क डेल्टा यू और क्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा यू कितना आएगा, 0। डेल्टा यू तो एनसीबीडीटी होता है हमेशा, आइसोथर्मल बोल दिया तो 0 है, और हमें पता है 0 इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू के। क्लियर है? तो अब हमें वर्क, अब देखो आपकी बार हीट क्या थी, 0, हीट सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। और रिवर्सिबल वर्क क्या होता है बेटा, -2.303 लॉग वी फाइनल अपॉन ए वी इनिशियल। अब देखो प्रोसेस कहां से चल रही है, वी फाइनल कितना होगा बेटा, क्योंकि बेटा ये इनिशियल और ये फाइनल, प्रोसेस इधर से चल रही है, तो ये फाइनल है, तो 1/v है, तो v कितना होगा, 11.2। तो वर्क डन इक्वल टू -2.303 nRT लॉग फाइनल कितना है 11.2, इनिशियल कितना है 5.6। अब nRT की वैल्यू कहां से लाएं, pv इक्वल टू nRT। तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों सेम ही तो है, तो दोनों को ले लो, दोनों क्या है, सेम। हमें पता है pv इक्वल टू nRT, तो pv का मल्टीप्लाई कर दो, v कितना है 11.2 और ये कितना है 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, -2.303 इंटू, अब प्रेशर क्या लोगे बेटा 11.2 और वो कितना लोगे 1 लॉग। अब बेटा मुझे बताओ यहाँ से जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, लीटर एटीएम में। किसमें आएगा, लीटर एटीएम में। वर्क डन किसमें आएगा, लीटर एटीएम में, क्योंकि प्रेशर एटीएम वॉल्यूम लीटर में थी। और बेटा अगर जूल में पूछ ले तो 1 लीटर एटीएम किसके इक्वल होता है बेटा, 101.3 जूल। तो मान लो आपका 5 लीटर एटीएम आया, तो 5 लीटर एटीएम में क्या लिख दोगे, 505। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, चलो जी नोट डाउन करो इसे। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो मतलब इसी तरह का क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स, वरना फाइनली नहीं चल दे देगा कि एक पिस्टन है जो एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली, 5 लीटर से 10 लीटर होगी वॉल्यूम, या फिर उसका प्रेशर दे देगा कि प्रेशर 10 एटीएम से 2 एटीएम हो गया, तो ठीक है प्रेशर दे देगा, इनिशियल फाइनल प्रेशर दे देगा, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, मोल दे देगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ टॉपिक आइसोथर्मल ही कर रहे हैं, आइसोथर्मल में नेक्स्ट कौन सी, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस।
हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी। अब इरिवर्सिबल नाम आते कल वो दो तो लाइन सीखी थी, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, निकाल के बाहर फेंको, तो जैसे बाहर निकाल के फेंकोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या वी टू माइनस ए वी वन। तो हमने कहा एक प्रोसेस है बेटा जो क्या है बेटा पी वन वी वन टी वन से पी टू वी टू टी टू। ये सिस्टम क्या है, ये पी एक्सटर्नल है, ये क्या है बेटा पी एक्सटर्नल। हमारा सिस्टम अंदर से इस तरह से चला था, पी वन वी वन टी वन से कहां गया बेटा पी टू वी टू टी टू, सॉरी टी वन पे आइसोथर्मल है ना। तो मुझे बात बताओ, मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल वी टू जे क्या लिख सकता हूँ बेटा एन आर टी वन अपॉन पी टू, सॉरी, और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ एन आर टी वन अपॉन ए पी वन। अब बेटा अगर मुझे एक चीज पता है कि पी एक्सटर्नल और पी टू क्या होते हैं, इरिवर्सिबल में क्या होते हैं, सेम। क्या होते हैं, सेम। आगे बात में किसमें इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल और पी टू क्या होते हैं, सेम। बोलो कोई दिक्कत है, P1 तो कहीं से स्टार्ट होगा ना, पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट तो उठी है ना पिस्टन, कल दिखाया था 100 से 90 हो गया था, फिर लास्ट में पिस्टन कब रुकी थी, 90 पे। तो इनिशियल तो हमें क्या पता क्या था, और इनिशियल से यूज पी एक्सटर्नल का इनिशियल से कोई लेना देना नहीं, फाइनल के बराबर होती है ना। आई बात में, तो P2 और पी एक्सटर्नल कई बार क्या होता है P2 दे देता है पी एक्सटर्नल नहीं देता, कई बार पी एक्सटर्नल दे देता है P2 नहीं देता। आगे बात में कोई दिक्कत है किसी को इसमें, इसमें बेटा एक स्पेशल केस बनता है, और वो क्या बनता है बेटा कि इरिवर्सिबल में ही है कि अपनी एक पिस्टन थी बेटा, इनिशियल अंदर 100 था, बाहर भी कितना था बेटा 100। आपने बेटा बाहर का कर दिया बेटा 90, क्या कर दिया 90, अंदर का अभी भी कितना है 100। अब पिस्टन ऊपर उठेगी, पिस्टन कब तक ऊपर उठेगी, उसका प्रेशर 90 नहीं हो जाए, क्लियर है, मतलब उसका जो फाइनल प्रेशर है वो कितना ना हो जाए 90। लेकिन मैं यहाँ पे कील लगा दूं थोड़ी सी हाइट पे, तो थोड़ी सी तो उठेगी और उठ के रुक जाएगी। तो क्या इस केस में मैं पी एक्सटर्नल को पी फाइनल के इक्वल लिख सकता हूं क्या बेटा, कि सर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जिस प्रेशर के अगेंस्ट उठ रही थी उससे पहले रुक गई वो। भाई ये किसी भाई ऊपर से तो 90 लग रहा था, जैसे आके भिड़ी, यहाँ पे कोई प्रेशर रहा होगा आपका, मान लो 95, कितना रहा होगा 95। भाई पिस्टन थी ऊपर उठने लगी, कहाँ उठने लगी बेटा ऊपर, यहां से थी यहाँ पे आपने कील लगा रखी थी, पिस्टन ऊपर उठने लगी बेटा, ऊपर आपने जैसे 90 के ऊपर उठने लगी। अब कब तक उठनी चाहिए थी, जब तक अंदर का 90 नहीं हो जाता फाइनल, लेकिन वो तो कील से रुक गई। किससे रुक गई बेटा, कील से। तो कील से रुक गई इस केस में बेटा, क्योंकि अब मेरा गैस का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो पाया था क्या, नहीं, उससे पहले रुक गई वो, उससे पहले ही रुक गई, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन जेई में आ जाता है, किसमें आ जाता है, जेई में। तो ऐसे क्वेश्चन पे ऑप्शन इस तरह से होता है कि हमें पता होता है अच्छा कील से रुक गई मतलब पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर है, नहीं लेना है। हाँ लिखिएगा ना कि यहाँ पे कील लगा रखी है, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आप इसे याद रखोगे कील वाला मेथड, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, मतलब यहाँ पे इसे लिख दो कील लगा, जैसे लिख दो कील, कील बस, बड़ी की मात्रा, कील, देख लिया, चलो इसे लिख लो बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे।